भाई जब आपने मंत्रालय मांगे थे, आपने गृह विभाग मांगा था, आपने शहरी विकास मांगा था, आपने राजस्व विभाग मांगा था, तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए आपको ये सारे मंत्रालय। तो क्या 57 विधायकों को लेकर अब फरार होने की मूड में है एकनाथ शिंदे? और क्या विधायकों संग बड़ा खेल कर सकते हैं एकनाथ शिंदे? और क्यों एकनाथ शिंदे को लेकर इस तरीके की खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं कि कभी भी राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं? कैबिनेट के विस्तार के बाद, मंत्रियों के बंटवारे के बाद, मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से नाराज हैं। और एकनाथ शिंदे जो हैं अब अपने 57 विधायकों को लेकर क्या महायुति का साथ छोड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी समझिए कि क्या एकनाथ शिंदे को अब बड़ा साथ अजीत पवार का भी मिलेगा? क्योंकि अजीत पवार ने क्या कहा था? अजीत पवार ने कहा था मुझे गृह और वित्त मंत्रालय चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास नहीं आया, उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया, राजस्व मंत्रालय दिया गया। यह बताता है कि क्या अजीत पवार भी खुश नहीं है जो मंत्रालय उन्हें दिया गया। लेकिन इसमें 2.5 साल के भी कुछ फॉर्मूले देखे जा रहे हैं कि जो मंत्रालय दिए गए ये भैया आपको 5 साल के लिए नहीं दिए गए हैं, इसमें 2.5 साल की भी पॉलिसी नजर आ रही है। यानी कि क्या गेम खेल दिया गया है अजीत पवार के साथ भी कि अभी 2.5 साल के लिए रखिए, उसके बाद हमारे बीजेपी के अपने लोग हैं, फिर 2.5 साल के बाद उन्हें संभालेंगे। ये कुछ ना कुछ जो खेल है, क्या ऐसे में बहुत बड़ा खेल या गेम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ किया? और क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अब फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि कुछ शर्तों की वजह से अब पूरा खेल बिगड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार की। और हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जो मंत्रियों का विस्तार हुआ है, जो मंत्री जिन्होंने हम देख रहे हैं अपनी अपनी कमान कहीं ना कहीं संभाली, लेकिन शिंदे नाराज है, शिंदे के हाथ कुछ नहीं लगा। और इसमें 2.5 साल वाली भी एक पॉलिसी कुछ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अजीत पवार के पास जो है वित्त और राजस्व केवल 2.5 साल के लिए रहेगा, आगे हमारे बीजेपी के अपने लोग संभालते नजर आएंगे। तो कुछ जो शर्तें यहां पर देखी जा रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी खेल खेल रही है इसका अंदाजा अजीत पवार को लगा और अजीत पवार भरोसे के लायक नहीं है? क्योंकि वो एनसीपी को तोड़ सकते हैं तो वो बीजेपी को भी तोड़ सकते हैं, वो यहां से अलग भी हो सकते हैं। और शिंदे ने कहा था दाढ़ी वाले को हल्के में मत लीजिए, सरकार गिराना और सरकार बनाना जानता है। और एकनाथ शिंदे ने तो यह भी कहा था कि अजीत पवार को सुबह और शाम शपथ लेने की आदत है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे इस खबर को? देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि रबड़ को उतना ही खींचिए जितना में वो टूटे ना। अगर रबड़ टूट गई ना तो फिर उसकी चोट जो है आपकी उंगली को भी पहुंचती है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ में रबड़ को पूरी तरह से खींच दिया है और वो बस टूटने ही वाली है। और जब वो टूटेगी ना तो उसकी चोट आपकी उंगली पर भी आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, आपको ये अभी तो लग रहा है आपको कि एकनाथ शिंदे की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मेजोरिटी है, लेकिन आपको तब पता चलेगा जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों एक साथ में जाएंगे। क्योंकि ना तो आप एकनाथ शिंदे को खुश कर पा रहे हैं और ना ही आप अजीत पवार को खुश कर पा रहे हैं। खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं जबकि आप खुश कर सकते हैं? भाई जब आपने मंत्रालय मांगे थे, आपने गृह विभाग मांगा था, आपने शहरी विकास मांगा था, आपने राजस्व विभाग मांगा था, तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए आपको ये सारे मंत्रालय दिए थे। लेकिन जब वो अपने मंत्रालय मांग रहे हैं तो आप उनको मंत्रालय नहीं दे रहे। क्यों भाई? क्या उनके पास विधायक नहीं है? क्या अगर आपके पास में इतनी क्षमता थी, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा था, तो फिर आपने उनसे गठबंधन करके चुनाव क्यों लड़ा? आप अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते ना। अब्बास भाई, वो वक्त आ गया है जब ये पहले से कहा जा रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे महायुति का साथ छोड़ सकते हैं, वो अपने डिप्टी सीएम पद को छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम जैसा पद कुछ नहीं होता। जो मंत्रालय उनके पास है, विकास मंत्रालय, जो शहरी मंत्रालय उन्हें दिए गए, वो मंत्रालय ना के बराबर है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अजीत पवार को भी कहीं ना कहीं फंसा कर रखने की जो कोशिश हो रही है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जो गेम खेल रहे हैं या अमित शाह जो पीछे खेल रहे हैं, क्या इसका नुकसान बीजेपी को तो नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर देखा जाए महाराष्ट्र में इतिहास गवाह रहा है कि शिंदे अपने विधायकों को लेकर
लेकर जब रातों रात चले जाते हैं तो उद्धव की सरकार गिर जाती है। और जिस तरीके से शरद पवार के साथ धोखा कर अजीत पवार बीजेपी की तरफ आते हैं तो शरद पवार को नुकसान लगता है। तो क्या ये दो बड़े चेहरे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कभी भी संकट बन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कब संकट बन के आ जाए इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो वो फिर अच्छे विकल्प के तलाश में रहता है। देखिए जैसे कि अगर बात करें कि प्राइवेट कंपनियों का ये देखा जाता है कि कोई नौकरी कर रहा है, किसी को 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो वहाँ पर तब तक ही नौकरी कर रहा है जब तक उसको 25,000 की नौकरी नहीं मिल जाती है। तो इसी तरीके से इन्हें जो ये महायुति में जो है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे तब तक ही बीजेपी के साथ में है, तब तक इनको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है। और अपॉर्चुनिटी एकनाथ शिंदे ने तो तलाशना शुरू भी कर दिया है क्योंकि वो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी की पुरानी आदत रही है जो हमारे साथ रहेगा हम उसी के साथ गद्दारी करेंगे। जी, इसका आभास भी एकनाथ शिंदे को अब हो गया है। हालांकि उन्होंने इसको समझने में काफी समय लगा दिया, काफी समय यूं लगा दिया कि पहले उनको इसका आभास नहीं था, बल्कि वो ये समझ रहे थे कि अगर मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो मैं ही मुख्यमंत्री बनाऊंगा, क्योंकि उनके सामने बिहार का मॉडल था और बिहार के मॉडल की उन्होंने मांग भी की थी। शिंदे के विधायकों ने बिहार मॉडल की मांग की थी। बिहार का मॉडल क्या है? बिहार का मॉडल ये है कि बीजेपी के पास में 78 विधायक हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास में मात्र 44 विधायक हैं, यानी संख्या बल 2 गुना बीजेपी के पास में है। उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। तो ऐसे में ही ये मांग भी की थी चुनावी नतीजे आने के बाद में कि संख्या बल अगर हमारे पास कम है तो कोई बात नहीं है, आपके पास संख्या बल ज्यादा भी है तो आप बिहार मॉडल में, जब बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को क्यों ना आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? गद्दारी तो एकनाथ शिंदे ने की ना अब्बास भाई। आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की और आपको मिला क्या? 2.5 साल का केवल सीएम पद मिला, उसके बाद आपको कुछ नहीं हुआ। तो शुरुआत अगर एकनाथ शिंदे ने की तो अंत भी एकनाथ शिंदे का ही हुआ। फिर देखिए राजनीति में ना गद्दारी जैसे वर्ड ये नहीं मानते हैं नेता। ये गद्दारी वर्ड जो है मेरे आपके लिए, कॉमन मैन के लिए गद्दारी वर्ड होता है। राजनीति में कब क्या पलट जाए, कब कौन किसके साथ में आ जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं होता है। और गद्दारी का खेल तो सत्ता की कुर्सी के लिए हमेशा से ही चलता रहा है। आपने देखा होगा जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो राजा की कुर्सी पर राजा ही उसका बेटा ही बना करता था, लेकिन उसके सहयोगी, उसके वजीर, उसके आलाकमान अधिकारी जो हुआ करते थे, या फिर उसके भतीजा, उसके रिश्तेदार, जो उसके करीबी संबंधी लोग हुआ करते थे, वो ही राजा की पीठ में छुरा घोंप दिया करते थे और सत्ता को हथिया लिया करते थे। और वही जो प्रक्रिया है वो अभी तक भी चल रही है। अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जो है उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपने के बाद में उन्होंने क्या है, इधर आ गए, इधर सरकार बना ली। लेकिन अब जो उन्होंने छुरा घोंपा था वो कब बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और बीजेपी ने, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये गद्दारी जैसे वर्ड जो है राजनीति के लिए नहीं बने हैं, ये हमारे आम लोगों के लिए बने हैं। उसमें राजनीति में ये कहा जाता है कि गद्दारी जैसा कुछ नहीं होता है। आज हम इसके साथ में हैं तो कल को उसके साथ में जा सकते हैं। धोखा कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं। और धोखे को भी ये नहीं मानते हैं क्योंकि राजनीतिक फायदा इनको जहां पर नजर आता है ये वहां पर चले जाते हैं। गद्दारी, धोखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी नहीं होता है। और प्रोग्राम का जो अंत हम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। और आप हमारी बातों से कितना सहमत रखते हैं? और जो शिंदे ने उद्धव के साथ किया वही वापस शिंदे के साथ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में? अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।